नमस्कार दोस्तों, मेरा कास्ट। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ हर कहानी महसूस कराई जाती है। ऐसी कहानियां जो अंधेरे में आपके साए को भी बेचैन कर दें, जो खामोशी में छुपे डर को बाहर खींच लाएं। अगर आपको सच्ची रहस्यमयी और रूह कपा देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप भी कभी किसी अनजाने डर से रूबरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ हर कहानी के बाद एक सवाल जरूर बचता है कि अगली बारी किसकी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों की ओर जाती वो टूरिस्ट कैब असामान्य रूप से तेज चल रही थी। घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियां और देवदार के घने जंगल, सब कुछ एक धुंधले पर्दे की तरह कार की खिड़की के बाहर पीछे सरकता दिखाई दे रहा था। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन सूरज की रोशनी अब भी पहाड़ों पर चमक रही थी। कार की पिछली सीट में बैठे थे दो लोग, एक नवविवाहित दंपत्ति, विवेक और ऋतु। विवेक खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें स्थिर थी, जैसे वो पहाड़ों को नहीं बल्कि अपने भीतर किसी पुराने ख्याल में खोया हो। कार आगे बढ़ी। सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर लिखा था, मनाली 12 किलोमीटर। विवेक को याद आया कि थोड़ी देर पहले उसने होटल वैली इन के विज्ञापन वाले होर्डिंग्स देखे थे। होर्डिंग में वही नाम, वही हरा सफेद रंग, वही मुस्कुराती तस्वीर। कुछ ऐसा था उस होर्डिंग में जो बार बार उसे देखने पर मजबूर कर रहा था। विवेक एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर था। जिंदगी अनुशासन से बंधी हुई थी। मीटिंग्स, टारगेट्स, ईमेल्स, और 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। ये उसका हनीमून ट्रिप नहीं था, बस भागती दौड़ती जिंदगी से छुट्टी लेकर आराम करने का एक छोटा सा मौका था। उन दोनों ने ही 7-8 दिन की छुट्टी ली थी। काफी सोच विचार के बाद पहले शिमला, फिर नैनीताल, फिर मसूरी। डेस्टिनेशन के नाम बदलते गए और आखिरकार विवेक के सीनियर मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, विवेक, मनाली चले जाओ, वहां के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। वो जगह बाकी जगहों से अच्छी है। एक बार जाकर वहां छुट्टी जरूर मनाओ, तुम्हें मनाली पसंद आएगा। पर उस वक्त जब वे दोनों मनाली पहुंचने वाले थे तो विवेक को अपने मैनेजर की बात कुछ खास नहीं लगी। लेकिन अभी जब वो मनाली को देख रहा था तो उसे मनाली अच्छा लग रहा था। ऋतु चुपचाप बैठी थी। उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे के किनारे से खेल रही थी। अचानक उसने उत्साह से पूछा, विवेक, क्या यही है मनाली? पहाड़ जो कभी प्राकृतिक लगते थे, अब वही पहाड़ कंक्रीट के जंगल जैसे लग रहे थे। ढलाने सीमेंट की बिल्डिंगों से ढकी हुई थी। होटल, लॉज, होमस्टे एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। विवेक बोला, हाँ, यही है मनाली, पर अब ये मनाली पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। ऋतु ने उसकी ओर देखा और बोली, बदला हुआ मतलब? विवेक ने धीरे से कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। यहाँ पेड़ तो है लेकिन वो एहसास नहीं है जैसा मसूरी में होता है। फिर विवेक ने ऋतु से पूछा, क्या तुम मसूरी गई हो? ऋतु बोली, हाँ, पापा के साथ 2 साल पहले गई थी, तब जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। तभी अचानक कार धीमी हुई। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में पीछे झांकते हुए विवेक से पूछा, सर, क्या आपका होटल बुक है? विवेक ने बिना सोचे कहा, हमें माउंट टॉप ले चलो। यह सुनकर ड्राइवर का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, अब साहब, वो रोड बंद है, वहां टैक्सियों को इजाजत नहीं है जाने की। फिर वो कैब ड्राइवर विवेक की आंखों में झांकता हुआ बोला, मैं आपको पॉपुलर पार्क के पास छोड़ देता हूं, वहां से सिर्फ 15 मिनट की चढ़ाई है, आपको पैदल जाना पड़ेगा साहब। विवेक ने सिर हिलाया और बोला, हाँ ठीक है, आप हमें वहीं उतार देना, वहां से हम पैदल चले जाएंगे। उसी पल ऋतु अपने बाल संवार रही थी। उन्हें गर्दन के पीछे गांठ बांधते हुए अचानक वो चिल्लाई, ओ माय गॉड!
रितु ने खुली खिड़की से बाहर देखा। कुछ लोग जो कि कूली थे वो कार के इर्द गिर्द दौड़ रहे थे। उनकी आंखें तेज थी, हाव भाव में जल्दबाजी थी। ड्राइवर बोला, आप चिंता मत कीजिए मैडम, ये कूली है, ये हिमाचल में आम बात है। लेकिन रितु की सांस तेज हो गई। वो बोली, अब पर ये हमारे चारों तरफ क्यों भाग रहे हैं? ये गिर जाएंगे, ये चाहते क्या है? विवेक ने रितु को अपने करीब खींच लिया और बोला, अरे रितु, ये कूली हैं, बस ग्राहक ढूंढ रहे हैं, यही तो इनका काम है। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, इनसे थोड़ा संभल कर रहना, होटल वालों से इनकी साठगांठ होती है। कुछ ही देर में वो कार रुक गई। ड्राइवर बोला, लीजिए साहब, माउंट टॉप वहीं पास ही है, बस ये खड़ी चढ़ाई आपको पैदल चलनी पड़ेगी। दोनों कार से उतरे। उन्होंने अपना सामान उतारा, ड्राइवर को पैसे दिए और माउंट टॉप की तरफ चढ़ाई करने लगे। रितु ने पहला कदम रखा और उसी पल उसके पेट में अजीब सी मरोड़ें उठने लगी। शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती गई। वहां ठंड नहीं थी, फिर भी उसका शरीर कांपने लगा। विवेक ने पूछा, तुम्हें ठंड लग रही है? पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। रितु की आवाज कमजोर थी। वो डर कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। होटल पहुंचते ही वो डर का एहसास जैसे गायब हो गया। वो होटल एक ऊंची पुरानी सी बिल्डिंग थी, बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां, और उस होटल के नीचे घाटी में पूरा मनाली फैला हुआ था। वो नजारा देख के रितु की आंखें चमक उठी। वो खुशी से बोली, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर हों। कितना खूबसूरत लग रहा है यहां से मनाली। रितु खुश तो थी, मगर उसके मन में कहीं किसी कोने में एक अजीब सा बोझ था, अजीब सी बेचैनी। दोनों ने रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी ली और सीधे अपने कमरे में गए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती नहीं बल्कि मन में उतर जाती है। रितु कुछ पल खिड़की के पास खड़ी रही। सामने शीशे की बड़ी खिड़की से मनाली पूरा दिखाई दे रहा था। रोशनियां, सड़कें, छोटे छोटे चलते वाहन, सब कुछ सामान्य था, बहुत ही ज्यादा सामान्य। रितु बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये होटल चुना विवेक। उसने लगभग बच्चों की तरह ताली बजाते हुए कहा, यहां से नजारा कितना खूबसूरत है, देखो। विवेक भी मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें फैलाई। रितु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वो उसके इतने पास आ गई कि विवेक उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। विवेक ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर विवेक ने उसके बालों पे हाथ फेरते हुए रितु से कहा, पर एक बात पूछूं तुमसे, रास्ते में तुम इतनी उत्साहित नहीं लग रही थी। क्या तुम्हें ठंड लग रही थी या तुम कुछ अजीब महसूस कर रही थी? विवेक की बात पर रितु चुप रही। उसका मन कर रहा था कि वो सब कुछ कह दे। वो घबराहट जो वो महसूस कर रही थी जब वे चढ़ाई चढ़ रहे थे, सीने में बैठा बोझ और वो एहसास जैसे कोई उसे रास्ते से ऊपर होटल की तरफ जाते हुए देख रहा हो। रितु कह देना चाहती थी कि कोई वहां पर उन्हें घूर रहा था, पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन रितु के शब्द नहीं निकले। रितु ने बात बदलते हुए कहा, अब पता नहीं, शायद थकान की वजह से। अब थोड़ा नहा लूंगी तो अच्छा लगेगा, और उसके बाद हम शहर घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है, विवेक बोला। अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, तुम पहले नहा लो, फिर चलते हैं। रितु उठी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर नीली टाइलों से ढका एक बड़ा सा बाथरूम था। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। रितु ने गीजर ऑन किया। नल से पहले तो सिर्फ हवा निकली, और वो हवा किसी औरत की सांसों की तरह लग रही थी। रितु ध्यान से उस आवाज को कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक नल से ठंडा पानी निकला और फिर गरम। रितु मुस्कुराई और फिर उसने अपने माथे पर हल्की सी थपकी दी और बुदबुदाई कि मैं भी क्या फालतू की बात सोच रही हूं।
उसके बाद वो नहाने लगी। पानी गुनगुना था और आरामदायक। विवेक की आवाज बाहर से आई, अब रितु, नीला सूट पहनोगी? निकाल दूं? हाँ हाँ, निकाल दो उसे, रितु ने कहा। ऐसा बोलने के बाद जैसे ही उसने अपने शरीर पर अगला मग पानी डाला तो वो उछल पड़ी, क्योंकि पानी अचानक से बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। इतना ठंडा कि रितु की सांस ही अटक गई। उसकी त्वचा जैसे सुन्न होने लगी। उसने तुरंत नहाना छोड़ दिया और तौलिए से खुद को रगड़ा, कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकली। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। विवेक शेविंग करने की तैयारी में था। उसने रितु को ऐसे देखा तो बोला, अरे, इतनी जल्दी नहा ली? रितु जबरन मुस्कुराई और बोली, अब पानी बहुत ठंडा था। विवेक ने पूछा, गीजर तो ऑन था ना? अब हाँ। रितु की आवाज कांप गई। विवेक बाथरूम के अंदर चला गया। रितु कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को कसकर पकड़ लिया। ठंड अब भी उसकी हड्डियों में थी। उसने याद किया कि बाल्टी भरते वक्त तो पानी गर्म था। वो इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, तो फिर अचानक पानी ठंडा कैसे हो गया? तभी विवेक की आवाज आई, अब रितु, पानी तो बहुत गर्म है, मैं गीजर बंद कर रहा हूं। रितु हैरान हो गई और वो बड़बड़ाती हुई बाथरूम के दरवाजे तक गई। विवेक, क्या सच में पानी गर्म है? विवेक ने रितु की तरफ देखकर कहा, हाँ, तुमने ठीक से चेक नहीं किया था। रितु ने धीरे धीरे बाल्टी में हाथ डाला। पानी सच में गर्म था। रितु पीछे हट गई। उसके दिल में एक अजीब सा डर फैलने लगा। डर या उससे भी कुछ ज्यादा। विवेक ने चिंतित होकर पूछा, अब तुम ठीक तो हो ना रितु? उसने देखा रितु का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। विवेक ने अपनी शेविंग छोड़ दी और उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले आया। अब आराम से लेट जाओ, विवेक ने नरमी से कहा। अगर चाहो तो आज बाहर नहीं चलेंगे। रितु ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी थकान है। लेकिन वो झूठ बोल रही थी। वो विवेक की छुट्टियां खराब नहीं करना चाहती थी। विवेक फिर से बाथरूम में चला गया और उसी पल कमरा बदल गया। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। रितु उठी और कमरे में चहलकदमी करने लगी। मैं उसे नहीं बता सकती, वो खुद से बुदबुदाई। वो यकीन नहीं करेगा। क्योंकि रितु जानती थी, वो जानती थी कि ये कमरा खाली नहीं है। रितु के अंदर भटकती आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करने की क्षमता थी और ये कोई कल्पना नहीं थी। रितु जानती थी कि वहां उस कमरे में उन दोनों के अलावा भी कोई है। रितु की एक मौसी थी जो उसे गांव-गांव ले जाती थी। पुराने घर, बंद पड़े आंगन, जहां लोग बिना वजह बेचैन हो जाते थे। रितु की मौसी कहती थी कि अगर हवा अचानक भारी लगने लगे, किसी की उपस्थिति महसूस हो और लगे कि कोई तुम्हें घूर रहा है, तो समझ जाना कि यह तुम्हारा वहम नहीं बल्कि कोई सच में वहां पर मौजूद है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। विवेक सीटी बजाता हुआ बाहर आया और बोला, आई एम रेडी, चलें? रितु ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जाते वक्त जब वो अपना सामान लेने के लिए बाथरूम में वापस गई तो उसके अंदर फिर से वही सनसनी दौड़ गई। कंपकपी, सांस फूलना और धड़कन तेज हो जाना, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। उसने पूरी ताकत जुटाई और बाथरूम से बाहर आकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वे दोनों होटल से बाहर निकलकर घूमने चल दिए। अगले 4-5 घंटे सब कुछ सामान्य था। वो मॉल रोड घूमे, कुछ खाया पिया और कुछ खरीदारी की। रितु भी बहुत खुश थी, हंस रही थी, पर उसका मन वापस उसी कमरे में अटका हुआ था। शाम ढल चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। उसके बाद वो लोग माउंट टॉप की तरफ बढ़ने लगे, अपने होटल की तरफ। विवेक बोला, ये लो, स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर आखिरी पड़ाव। क्योंकि होटल जाने वाला वो रास्ता
चढ़ाई वाला था, इसलिए विवेक उसको स्वर्ग की सीढ़ियां कह रहा था। होटल की ओर जाने वाला वो चढ़ाई वाला रास्ता अंधेरे में डूबा था। देवदारों के वृक्षों के बीच में से वो रास्ता गुजरता था, इस वजह से वहां पर थोड़ा ज्यादा अंधेरा था। रितु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसे एक चीख सुनाई दी। पहले धीमी, फिर तेज और उसके बाद उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वो हंसी सुनकर रितु सिहर उठी। रितु का शरीर अकड़ गया। दूसरी तरफ विवेक रेलिंग पर झुका हुआ था। उसने चारों तरफ फैली घाटी की ओर इशारा किया और रितु से कहा, देखो रितु, नीचे कितनी रोशनियां हैं, कितना खूबसूरत नजारा है। उसने खुश होकर कहा, ऐसा सुकून शहर में कभी नहीं मिलेगा। रितु कुछ नहीं बोली। वो अच्छे से जानती थी कि विवेक ने वो चीख, वो हंसी नहीं सुनी होगी, मगर रितु के कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, वो चीख, और उसके बाद आती वो हंसी। हंसी में कोई खुशी नहीं थी, वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। ऐसी हंसी जो किसी ने बहुत कुछ सहने के बाद सीखी हो, एक बनावटी हंसी, खुद के गम, खुद के दुख को ढकने के लिए। रितु का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसके अंदर की वो शक्ति जिसे वो सालों से दबा कर रखे हुए थी, अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो शक्ति जो वो आत्माओं को, मरे हुए लोगों को आसपास महसूस कर सकती थी। उसने महसूस किया कि यहां आसपास कोई है, उसके बेहद करीब। और तभी पेड़ों के बीच लगभग 50 मीटर दूर उसे एक औरत दिखाई दी, सफेद गाउन पहने हुए। उसके बाल खुले हुए हवा में अजीब ढंग से लहरा रहे थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। हवा बिल्कुल शांत थी। रितु के लिए चारों तरफ सन्नाटा फैला था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसे सिर्फ वो औरत दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो औरत धीरे धीरे उल्टे कदम पीछे हटने लगी और फिर उल्टे कदम चलते चलते वो जंगल में कहीं गायब हो गई। उसके बाद रितु की सांस मानो जैसे वापस आई हो। रितु ऐसे चौंक कर होश में आई। उसके भीतर डर था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी करुणा भी थी। वो जानना चाहती थी कि ये औरत कौन थी, ये क्या चाहती थी और अब तक इसकी आत्मा भटक क्यों रही है। तभी रितु, विवेक की आवाज आई। रितु ने झटके से सिर उठाया और तब उसने देखा कि वे दोनों होटल की आखिरी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। रितु को याद ही नहीं था कि वो कब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इतने ऊपर आ पहुंची। विवेक ने रितु की कोहनी थाम रखी थी, एकदम कसकर, मानो जैसे रितु गिर न जाए। विवेक ने पूछा, तुम ठीक तो हो? किन ख्यालों में खोई हुई हो? रितु ने पीछे मुड़कर देखा, उन्हीं पेड़ों के पास जहां उसने कुछ पल पहले उस औरत को देखा था, लेकिन वहां अंधेरे के अलावा अब कुछ नहीं था। रितु ने अपने अंदर की घबराहट को अपने अंदर ही छुपाया और फिर वो दोनों फिर से चल पड़े। होटल की ओर जाती पतली पगडंडी अब और भी संकरी लग रही थी। देवदार के पेड़ दोनों तरफ ऐसे खड़े थे मानो वो रास्ता नहीं बल्कि कोई एक गलियारा हो। रितु को लगा जैसे पेड़ों के बीच से कोई उन्हें देख रहा है, कोई नजर उन पे गड़ी हुई है। वो 2-3 कदम आगे बढ़ती और फिर पीछे मुड़कर देखती, लेकिन वहां अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। विवेक अचानक रुका और बोला, रितु, तुमने कुछ सुना? रितु का दिल धक से रह गया। वो बोली, क्या सुना तुमने? किसी औरत की हंसी, अजीब सी भयानक टाइप की। रितु ने थूक निगला। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, अब तुम्हें भी वो सुनाई दी? विवेक चुप हो गया। ये पहली बार था कि जो कुछ रितु महसूस कर रही थी उसका एक छोटा सा हिस्सा विवेक तक पहुंचा था। अब वे तेजी से
होटल की आखिरी सीढ़ियां चढ़ने लगे। रितु का सिर घूम रहा था। हर सीढ़ी पर उसे लगता जैसे कोई इसके पीछे से उसका दुपट्टा खींच रहा हो। कमरे में घुसते ही विवेक ने दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सी आवाज आई, मानो जैसे किसी ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा हो और दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। विवेक दरवाजे की तरफ गया और बोला कि मैं दरवाजा खोलकर देखता हूं कि बाहर कौन है, मगर तभी रितु चिल्लाई, नहीं। उसकी आंखें फैल चुकी थी। उसने कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर दो, प्लीज लॉक कर दो उसे। रितु की आंखों में सच्चाई थी, डर था, इसलिए विवेक ने उसकी बात मानी और उसने दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर दिया। रितु की डरी हुई नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, मानो जैसे वो जानती हो कि बाहर कौन है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन होटल के बाहर जलते हैलोजन बल्ब की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उस रोशनी से दीवारों की खिड़कियों पर डरावनी परछाइयां हिलती सी नजर आ रही थी। विवेक खिड़की के पास गया और उसने पर्दे खींच लिए। उसके बाद उसने लाइट जला ली। तभी खिड़की के कांच पर दस्तक होने लगी। जबकि उनका कमरा उस होटल के तीसरी मंजिल पर था, वहां पर कोई खिड़की के बाहर से दस्तक कैसे दे सकता था? रितु की आंखों में अब और भी ज्यादा डर था। विवेक खिड़की के पास गया और उसने पर्दे हटाए और बाहर झांकने लगा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसे एक पल के लिए लगा जैसे नीचे देवदारों के पेड़ के पास खड़ा होकर कोई ऊपर की तरफ देख रहा है। तभी रितु ने एक झटके में खिड़की के पर्दे खींच लिए। अब विवेक भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा है। उसने धीरे से कहा, रितु, अगर तुम्हें ज्यादा घबराहट हो रही है तो हम यहां से सुबह ही निकल चलेंगे। रितु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर के कोने पर जाकर बैठ गई। उसने आंखें बंद की। उसके होंठ हिल रहे थे। वो यही है, वो कह रही है यहां मत रहो। विवेक ने घबराकर कहा, कौन? किसकी बात कर रही हो? तभी रितु ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों की काली पुतलियां अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और ही प्रवेश कर गया हो। वो बोली, वो औरत, वो यहीं मरी थी। और फिर रितु जोर से चीख पड़ी। उसने अपना पेट पकड़ लिया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। विवेक दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और फिर कुछ देर में उसे बुखार चढ़ने लगा, एकदम तेज बुखार। रितु अब होश में नहीं थी। वो कभी जोर जोर से हंसती, कभी रोने लगती और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाते रहती, जैसे मेरी कब्र, मेरे बाल, मेरी गर्दन। विवेक ने पहली बार डर को सच में महसूस किया। अब वो समझ गया था कि रितु को यह सब थकान की वजह से या हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से नहीं था, बल्कि यहां कुछ और ही बात थी। सुबह तक रितु का तापमान 104 डिग्री तक पहुंच गया। विवेक ने होटल के स्टाफ को बुलाया। उसको कुछ एंटीबायोटिक्स और बुखार उतारने की दवाइयां दी गई। लेकिन विवेक जानता था कि रितु इन दवाइयों से ठीक नहीं होने वाली। उसने बैग उठाया और रितु को अपनी बाहों में लिया और रितु के कान में कहा, रितु, हम अभी निकल रहे हैं। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। जैसे तैसे वे होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरे और वहां एक टैक्सी पहले से खड़ी थी। विवेक ने टैक्सी स्टार्ट करवाई और बिना रुके अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो उसे शहर में किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहता था। जब उनकी कार माउंटेन टॉप से नीचे उतर रही थी तो एक दुकान के सामने खड़ा एक दुकानदार उन्हें लगातार देख रहा था। उसकी निगाहें आम जिज्ञासा जैसी नहीं थी। उसमें ना हैरानी थी, ना ही उत्सुकता। वो ऐसे देख रहा था जैसे वो जानता हो कि अभी रितु और विवेक के साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। विवेक और रितु की कार एक मोड़ पर मुड़ी और उस दुकानदार की आंखों से ओझल हो गई। लेकिन दुकानदार की नजर अब भी उसी दिशा में टिकी रही, मानो वो सड़क नहीं, किसी बीती हुई याद को देख रहा हो।
उसके होंठ हल्के से हिले और उसने मन ही मन वही पुराना वाक्य दोहराया, वो वाक्य जो वो हर बार ऐसी किसी औरत को जाते हुए देखकर सोचता था। औरतों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वो दुकानदार इस जगह को बाकी लोगों के मुकाबले अलग तरह से जानता था। उसके लिए वो होटल कोई नई इमारत नहीं थी और ना ही पर्यटकों के लिए बना कोई आलीशान ठिकाना। उसके लिए वो जमीन एक जख्म थी जिसे समय ने ऊपर से चमकदार कंक्रीट से ढक दिया था, लेकिन भीतर की सड़न अब भी जिंदा थी। बहुत कम लोग जानते थे कि जिस जगह पर आज माउंटेन टॉप होटल खड़ा था, वहां कभी उस दुकानदार का घर हुआ करता था। पत्थर और लकड़ी से बना साधारण सा एक पहाड़ी घर, जिसमें उसने अपनी जवानी के कई साल बिताए थे। कई साल पहले जब वो उस घर में रहते थे तो शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। ठंडी हवाएं, देवदार के पेड़ों की खुशबू, रात में दूर से सुनाई देने वाली नदी की आवाज। लेकिन कुछ महीनों बाद घर की औरतों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। पहले उसकी माँ, फिर पत्नी और बाद में बहन। रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, सीढ़ियों पर धीमे कदमों की आवाजें आती और कभी कभी किसी औरत की सिसकियां। शुरुआत में उसने इन बातों को वहम समझा। पहाड़ों में ऐसी कहानियां आम थी और वो खुद को तर्कशील मानता था। लेकिन परेशानियां तब बढ़ी जब हंसी की आवाजें आने लगी। अजीब टूटी हुई हंसी, जिसमें खुशी नहीं बल्कि दर्द और तंज घुला हुआ था। उसकी पत्नी को सबसे पहले असर हुआ। वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। कभी कभी नींद में उठकर बस एक ही बात कहती कि वो यहां है। पूछने पर कि वो किसकी बात कर रही है तो उसकी पत्नी रोने लगती या चुप हो जाती। उसकी मां ने साफ मना कर दिया था कि वो इस घर में अब एक रात भी नहीं बिताएगी। बहन तो एक बार आधी रात को चीखते हुए घर से बाहर भाग आई, ये कहते हुए कि किसी ने उसके बाल खींचे हैं, जबकि घर में किसी के घुसने के कोई निशान नहीं थे। दरवाजे खिड़कियां भी अच्छे से बंद थी। फिर भी डर हर रात और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। तब पहली बार उसे उस बात का जिक्र सुनने को मिला जिसे लोग आमतौर पर दबाकर छुपा कर रखते थे। ब्रिटिश राज के समय उस इलाके में एक छोटा सा कब्रिस्तान हुआ करता था। ज्यादातर कब्रें अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों की थी। उनमें से एक कब्र एक अंग्रेज मेम साहब की बताई जाती थी, जिसकी मौत रहस्यमयी हालत में हुई थी। कहा जाता था कि वो औरत पहाड़ों से बेहद लगाव रखती थी, लेकिन यहाँ की तन्हाई उसे धीरे धीरे निकल गई। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। फिर अंग्रेज चले गए और वो कब्रिस्तान उजाड़ दिया गया। कुछ कब्रें हटाई गई, कुछ मिट्टी में दब गई। समय के साथ लोगों ने वहां घर बनाना शुरू कर दिया और उस दुकानदार का घर भी उन्हीं में से एक था। जब उसने ये सब सुना तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि वो एक इतिहास को ढो रही थी जिसे मिटाया नहीं गया था, बस ढक दिया गया था। एक कब्र जो उसके घर के ठीक नीचे थी। आखिरकार उसने वो घर बेच दिया। पैसे अच्छे मिले क्योंकि वो जगह शानदार थी। कुछ साल बाद उसने सुना कि वहां पर एक बड़ा होटल बनने वाला है। पुराने घर को तोड़ दिया गया, जमीन को समतल किया गया और आधुनिक निर्माण शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वो जानता था कि घर तोड़े जा सकते हैं, दीवारें गिराई जा सकती हैं, पर जो मिट्टी में दबा हो, जो जमीन में समाया हो, उसे यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता। जब होटल बनकर तैयार हुआ और पर्यटक आने लगे तो उस आदमी ने राहत की सांस ली। कई महीनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर धीरे धीरे बातें फैलने लगी। किसी लेडीज गेस्ट को अजीब सपने आते थे, किसी को बिना वजह ठंड लगती थी, किसी ने रात में भयानक हंसी सुनी थी। ज्यादातर मामले में लोग इसे थकान या हाई ऑल्टीट्यूड का असर कहकर टाल देते थे, लेकिन वो दुकानदार, वो आदमी हर बार किसी बीमार औरत को होटल से निकलते देख यही सोचता कि वो लौट आई है,
वो जो उस जमीन में दफन थी। आज जब उसने रितु को बेहोशी की हालत में कार में बैठते हुए देखा तो उसके भीतर कोई हैरानी नहीं थी। उस आदमी को एहसास हुआ कि रितु शायद पहली थी जिसने उस मौजूदगी को सच में महसूस किया और उसे अपनी आंखों से देखा। बाकी लोग तो सिर्फ हल्के से एहसास से डर कर ही भाग जाते थे, लेकिन रितु कुछ और ही लेकर आई थी, वो क्षमता जो मरे हुए लोगों को देख सकती है। रितु और विवेक की कार मनाली से बाहर निकल चुकी थी। दुकानदार ने अपनी दुकान का शटर आधा गिराया और अंदर जाकर अंधेरे में बैठ गया। उसे पता था कि होटल खड़ा रहेगा, पर्यटक आते रहेंगे और कहानियां दबा दी जाएंगी, लेकिन पहाड़ याद रखते हैं, जमीन याद रखती है, और जो वहां उस जमीन में दफन है वो मौका मिलने पर खुद को जाहिर कर देता है। रितु और विवेक वापस अपने शहर लौट आए थे। वहां से आने के बाद रितु ने विवेक को सारी बात बताई। तब विवेक ने रितु को गले लगा लिया कि उसने इतना सब कुछ अकेले सहा। आज भी वो होटल यूं ही पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, पर्यटक आते जाते रहते हैं, पर जब भी कोई बीमार पर्यटक महिला वहां से लौटती है तो उसके पीछे एक ही सच्चाई होती है, वो औरत जिसकी कब्र अब भी उस होटल के नीचे दफन है।